नमस्कार मेरे प्यारे साथी हो, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ा था। इसके ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ताम्र मतलब होता है तांबा, पाषाण माने होता है पत्थर और काल माने युग या समय। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो ताम्रपाषाण है वो नवपाषाण काल के अंत में, यानी नवपाषाण काल समाप्त होता है और उसके बाद में ताम्रपाषाण काल शुरू हो जाता है। लेकिन अगर तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो ताम्रपाषाण काल जो है वो हड़प्पा का जो कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कांस्य युग जो है उससे पूर्व का है तकनीकी दृष्टि। लेकिन कालक्रम के अनुसार देखा जाए, यानी कालक्रम का मतलब है काल माने समय के क्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो ताम्रपाषाण काल पीछे का और कांस्य युगीन सभ्यता है वो पूर्व की, यानी पहले की दिखाई प्रतीत होती है। क्यों होती है इसके बारे में भी समझ लीजिए। होती वो इसलिए है क्योंकि नवपाषाण का जो समय था वो 4000 से 2500 ईसा पूर्व था। लेकिन इसके बाद में आ जाता है आदि इतिहास, क्योंकि हम इतिहास अगर प्राग इतिहास के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो जो प्राग इतिहास है उसमें पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, पाषाण काल के तीनों कालों के बारे में। तो कौन सा हुआ? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद में आता है आदि इतिहास। आदि इतिहास में हम किसको पढ़ते हैं? आदि इतिहास में हम वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की, क्योंकि जब नवपाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व लगभग इसका अनुमान है समय का, भाई इतने समय तक नवपाषाण काल था। तो जैसे ही ये काल समाप्त होता है तो उसके बाद में होता है ताम्रपाषाण काल शुरू। लेकिन कालक्रम के अनुसार 2500 के बाद में आदि इतिहास में हम किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले हड़प्पा और उसके बाद में वैदिक सभ्यता। तो उसी प्रकार ताम्रपाषाण काल भी उसी समय का है। अब भैया इसके बारे में मेरे प्यारे साथियों कैसे मालूम चलेगी? तो देखो मैं आपको बताऊं, इसका उत्खनन हुआ। उत्खनन मतलब खुदाई, इसके साक्ष्य ढूंढे गए ताम्रपाषाण काल के। तो जो ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य ढूंढे गए तो वो सबसे पहले कहां पर थे? तो देखो राजस्थान में इसकी खोज हुई। उसके बाद में हुई है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा जो हमें इनकी बस्तियां जो मिलती हैं, इनके जो साक्ष्य मिलते हैं वो इन तीन राज्यों में ज्यादा मिलते हैं। राजस्थान में क्या है कि हमें अहाड़ और गिलिंद इसके प्रमुख स्थल थे, यहां पर इसकी खुदाई होती है और मालूम चलता है कि यहां ताम्रपाषाण काल संस्कृति थी। मध्य प्रदेश में क्या थी? कायथा, एरन, है ना, और मालवा। महाराष्ट्र में जो थी दैमाबाद, इनाम गांव, पुणे, नासिक, पिरसाग, रंगपुर, ठीक है ना, ये जो थे ये ताम्रपाषाणिक काल की प्राचीन बस्तियां थी और इनके उत्खनन से हमें मालूम चलता है कि यहां पर ताम्रपाषाण काल था। तो पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इनकी संस्कृतियों के बारे में जाना। संस्कृतियों के बारे में भाई कैसे जाना? काल तो ताम्रपाषाण काल था। उत्खनन के आधार पर इनकी संस्कृतियों को हमने किस में बांटा था? तो उत्खननों के आधार पर हमने इनकी संस्कृतियों को, देखो पहले आहड़ संस्कृति, ठीक है ना, आहड़ संस्कृति जो थी, आहड़ ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ठीक है, उत्खननों के आधार पर इसमें बांटा। उसके बाद में कायथा ताम्रपाषाणिक संस्कृति, समय कौन सा था, काल कौन सा था? ये ताम्रपाषाण काल था। मालवा संस्कृति, ठीक है ना, समय क्या था यानी, और उसके बाद में जारवे, कहां थी? जारवे संस्कृति, महाराष्ट्र, ठीक है। इनके बारे में जाना। इनके बारे में हमने क्या जाना कि भाई उत्खनन के आधार पर ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृतियां थी वो हमें कहां कहां पर मिली? तो आहड़ में, कायथा में, मालवा में और जारवे में। जारवे संस्कृति सबसे एंड तक चली, ठीक है ना, सबसे आखिर तक। लेकिन इन्हीं संस्कृतियों के साथ में, देखो इन्हीं संस्कृतियों के काल के साथ में कौन सी आ जाती है? हड़प्पा भी, ठीक है ना, हड़प्पा संस्कृति भी शुरू होती है।
क्योंकि जब इनका समय था उसके बाद में ही हड़प्पा संस्कृति शुरू हो जाती है। और जब तक देखो ये संस्कृति आती है, यानी ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृति आती है 11वें, तो इसमें क्या है, हड़प्पा के बाद में आ जाती है वैदिक, ठीक है ना, वैदिक संस्कृति शुरू हो जाती है। यानी एक तरफ तो चल रही थी ताम्रपाषाणिक संस्कृति, एक तरफ ताम्रपाषाणिक चल रही थी, तो दूसरी तरफ इन्हीं संस्कृतियों के साथ में हड़प्पा और वैदिक संस्कृति भी शुरू हो चुकी थी। बात करते हैं 11वें संस्कृति, जो कि देखो लगभग 700 ईसा पूर्व तक रही थी, है ना, सबसे आखिर में 700 ईसा पूर्व तक ये संस्कृति मान्य है कि भाई रही थी। तो इस संस्कृति के साथ में देखो 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद भी आ चुके थे, ठीक है ना। तो इस संस्कृति का तो लोप हुआ था। 11वें संस्कृति यानी भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृति की आखिरी यानी अंत वाली संस्कृति मान सकते हो, इसका तो लोप हुआ था, ठीक है ना। इसका लोप हुआ तो यहाँ पर क्या था, 16 महाजनपदों का भी उदय हो चुका था। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो इन्हीं संस्कृतियों के साथ में जैन धर्म का भी प्रचलन था। जैन धर्म भी इन्हीं संस्कृतियों के साथ में, वो कैसे था, क्योंकि जो जैन तीर्थ करते महावीर स्वामी, वो 24वें तीर्थ करते, उनका जो जन्म का समय है वो 540 ईसा पूर्व में है। लेकिन याद रखना वो 540 ईसा पूर्व में तो है, लेकिन वो 24वें तीर्थ करते। अब 24वें तीर्थ करते तो इनसे पहले कितने, 1 2 3 करके 24वें नंबर पे आते हैं। तो इनसे पूर्व जो है और जो तीर्थ करते, ठीक है ना, तो 24 तीर्थ में ऋषभदेव जो सबसे पहले ना, तो ऋषभदेव का अगर समय को हम जोड़े, है ना, तो ये समय कितना पहुंच जाएगा, इन संस्कृतियों के बराबर में पहुंच जाएगा। यानी कि लगभग आप मान सकते हो कि 800-900 ईसा पूर्व में जैन धर्म का भी उदय हो चुका था। लेकिन प्रकाशन अगर हम देखें कि भाई सबसे ज्यादा प्रचलन क्या, तो महावीर स्वामी के समय में ये ज्यादा हुआ। तो ये मैं छोटी सी आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा था कि भाई ताम्रपाषाणिक संस्कृति को उत्खनन के आधार पर इन संस्कृतियों में बांटा। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इनकी संस्कृतियों के स्थानों के बारे में जाना कि भाई ताम्रपाषाण संस्कृति भारत में कहां पर थी, ठीक है। इनके अलावा भारत में विंध्य क्षेत्र में इलाहाबाद का क्षेत्र था, ठीक है। पूर्वी भारत में गंगेय क्षेत्र, चिरांद, बिहार में सेनुवर, और पश्चिम बंगाल में भी इनके पुरास्थल हमें मिले हैं। बात करते हैं इन लोगों की, तो इन लोगों की जो संस्कृति वो राजस्थान, मध्य, महाराष्ट्र में थी, ठीक है ना। ये जो लोग थे ताम्रपाषाणिक जो लोग थे, वो पशुपालक और कृषक थे। पशु पालने के अगर हम बारे में जाने तो देखो ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर ये चीज रखते थे, ठीक है। और हिरन जैसे जानवर, छोटे जानवरों का ये शिकार भी करते थे। कृषि की अगर बात करें, देखो पशुपालन की हमने बात करी कि ताम्रपाषाण के लोग किन किन पशुओं को पालते थे। कृषि की अगर हम बात करें तो कृषि में ये गेहूं, चावल, बाजरा ये चीज उगाते थे, और इन्हीं के साथ ये दालों को भी उगाते थे। दालों में कौन सी, मसूर की, उड़द की, मूंग की दाल उगाते थे। ये जो ताम्रपाषाणिक काल के जो लोग थे, ये चाक पे बने हुए, इनकी विशेषता क्या थी, चाक पे बने हुए। किस पे बने हुए, लिख लेना, चाक पर। ये चाक पर बने हुए कौन से, काले और लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। किस, कौन से, चाक पर बने हुए काले और लाल, ठीक है, लाल, ये मृत भांडों का प्रयोग करते थे। तो किस, कौन से, चाक पर बने हुए ये जो लोग थे ताम्रपाषाण के लोग, काले और मृत भांडों का प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम जो हमें जानकारी मिलती है, सर्वप्रथम ये ताम्रपाषाण के जो लोग थे, इनकी एक और विशेषता की, इन्होंने चित्रित यानी चित्र बने हुए, चित्रित मृत भांड, ठीक है ना, चित्रित मृत भांड यानी चित्र बने हुए, मृत माने मट्टी के, भांड माने बर्तन। जो सबसे पहले ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे, इन्होंने चित्र वाले मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किसने किया था, तो लिख लेना, ताम्रपाषाण काल के लोगों ने किया था। अब ताम्रपाषाण काल के ही वो लोग थे जिन्होंने भारत में इस समय यानी ताम्रपाषाण काल के समय क्या करा था, बड़े बड़े गांव बसाए थे। इसलिए आप इन्हें कह सकते हैं कि ये जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे, ये यानी ये जो सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन इसी सभ्यता के साथ साथ हमें कुछ ऐसे स्थान भी मिले हैं उत्खनन के
साक्ष्यों के आधार पर, जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये जो लोग थे, ये नगरीकरण भी ताम्रपाषाणिक काल में शुरू हो चुका था। क्यों हो चुका था? क्योंकि इनके समय में कुछ जगहों से हमें किलेबंदी के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो गांव की बस्ती के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इनमें क्या है, किलेबंदी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो संस्कृति ग्रामीण संस्कृति कौन सी थी, तो ये संस्कृति क्या थी, संस्कृति क्या थी, ये थी, लिख देता हूं, ये संस्कृति ग्रामीण है ना। ग्रामीण है ना। कौन सी संस्कृति थी, तो ये जो संस्कृति थी ये ग्रामीण संस्कृति थी।